नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अवधेश कुमार जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहले हिस्से में प्रोग्राम के आपको हम कुछ राजनीतिक हलचल बताएंगे और खासकर उन 3 राज्यों से जहां पर सत्ता परिवर्तन की आहटें खूब दिखाई दे रही हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, जहां पर चुनाव होने वाले हैं आने वाले अप्रैल में। इसके अलावा कर्नाटक में, जहां पर डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी डोल रही है। डीके शिव कुमार दिल्ली आ गए हैं। और तीसरा झारखंड से जो बड़ी हलचल की खबरें हैं उसमें कितनी सच्चाई, कल हमने इसमें बात की थी। आज कुछ नई बातें आपको बताने के लिए है। क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बनाने पर बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले खबर पश्चिम बंगाल की मैं आपको बता दूं। चुनाव है और चुनाव से पहले वहां हर तरीके की सरगर्मियां हैं। और इस वक्त जो आज खबर आई है वो बड़ी है, ये है कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर पर एक बड़ा एक्शन ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने वाले जिन्होंने ऐलान किया था, टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, इनको ममता बनर्जी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब ये खबरें तो चल ही रही थी कि ये बागी हो चुके हैं, इनकी नाराजगी है ममता बनर्जी से कुछ। और इसी बीच में ये मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, 6 दिसंबर को जिस दिन बाबरी ढांचा गिरा था उसी दिन मैं उसकी नींव रखूंगा। 6 दिसंबर कल आने ही वाली है, परसों। अब उससे पहले ममता बनर्जी के ऊपर दबाव था कि इनके ऊपर कोई एक्शन ले, और इनको उन्होंने मुर्शिदाबाद में ही जो है, आज मुर्शिदाबाद में है ममता बनर्जी, तभी खबर आई कि इनको सस्पेंड कर दिया है। और इन्होंने ऐलान किया था कि बेलडेंगा एक जगह है मुर्शिदाबाद में, वहां मैं बाबरी मस्जिद की रेप्लिका बनाऊंगा। और बताया गया कि इनकी इन बातों से नाराज ममता बनर्जी चल रही थी। अच्छा, अब दिलचस्प यह है कि हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ ही खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए अब एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ 135 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का भी ऐलान कर दिया। लगभग आधी सीटों पर वो कह रहे हैं कि मैं कैंडिडेट दूंगा, ममता बनर्जी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारूंगा। इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और ये मस्जिद वाली जितनी राजनीति इन्होंने की है, इसने ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाया, ये सारी बातें। लेकिन हुमायूं कबीर से हमारे सहयोगी ने बात की है, पहले आप ये सुनिए जरा। मंच पे रहोगे ना? देखेंगे आप, नजर रखिए वहाँ पर, मन पे रहूंगी ना कहाँ रहूंगी, नजर रखिए वहाँ पर, मालूम हो जाएगी आपका। अच्छा दादा, आपका स्टैंड अभी भी क्लियर है ना? बार बार एक ही बात में बोलना नहीं चाहते। 6 तारीख आइए वहाँ स्पॉट पर, अब मालूम हो जाएगी। अच्छा, ममता दीदी को आज क्या न्योता देंगे आप? क्या न्योता की देंगे 6 तारीख के लिए? नहीं, 6 तारीख का उनका तो प्रोग्राम है। पार्टी ने उनको प्रोग्राम बनाया 6 तारीख कलकत्ता में, तो मैं क्या बोलूं। दादा, एक सवाल है कि आज टीएमसी की तरफ से कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें कुछ आपके खिलाफ कोई व्यवस्था भी लिया जा सकता है? जो होगा होने दीजिए ना, बाद में तो मेरा रिएक्शन मिलेगा। पहले कुछ किसी बारे में क्यों रिएक्शन मिलेगा? अच्छा, ये जो खींच रहे थे हुमायूं कबीर, आप जरा दिलचस्प बात नोट कीजिए। ममता बनर्जी की जहां रैली थी मुर्शिदाबाद में, रैली ग्राउंड पर मौजूद थे जब ये ओंकार सरकार से, हमारे साथी से बात कर रहे थे। और इन्होंने कहा देखिए मैं मंच पर जा रहा हूं। ओंकार ने पूछा मंच पर दिखेंगे? इन्होंने कहा जा तो रहा हूं। देखिए, खबर है कि मंच पर नहीं जा पाई है। ममता बनर्जी ने उससे पहले ऐलान कर दिया कि इनको हम पार्टी से सस्पेंड कर रहे हैं। अभी निकाला नहीं है, सस्पेंड किया है। और उसके तुरंत बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। इसकी चर्चाएं भी हम लोग सुन रहे थे। आज इन्होंने उसकी औपचारिक घोषणा कर दी है। अब इस सब के बीच सवाल यह कि ममता बनर्जी को यह कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे। पिछला इलेक्शन भी आप याद कीजिए, फुरफुरा शरीफ की जो गद्दी है, वहां पर उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, बताया जाता है लाखों करोड़ों में मानने वाले हैं उस दरगाह के लोगों को, उस जगह को। और उनके जो प्रमुख थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी आईएसएफ, उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो कोई खास मुस्लिम वोट अट्रैक्ट कर नहीं पाए थे। हुमायूं कबीर पॉलिटिकल आदमी हैं, अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। क्या ये ममता बनर्जी को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे? और ममता बनर्जी को इनके खिलाफ एक्शन लेना क्यों पड़ा? पहली बात तो यह जाहिर है कि उनको भी कुछ इसमें पॉलिटिकल नुकसान ही नजर आ रहा होगा, वरना वो ऐसा फैसला नहीं करती। त्रिपाठी जी, देखिए, मुझे लगता है कि जो कई बार होता है ना कि आपका जो स्वाभाविक क्रम होता है चलता रहता है, कब वो आगे निकल जाता है इसका अनुमान नहीं लगता। अब ममता जी जिस अंदाज में मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती चली आ रही थी, तो हुमायूं कबीर तो मुझे लगता है मुसलमान ही है, तो उनको तो ये अधिकार बनता है। जब ममता जी बार बार ये कहती रही कि किसी भी एक व्यक्ति को जाने नहीं देंगे, किसी के अधिकार नहीं छीनने देंगे, जब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात आती है, तो ऐसे में लगा होगा हुमायूं कबीर को। और हुमायूं कबीर को जब उतना महत्व नहीं मिला होगा,
तो पार्टी ने कहा होगा भाई बस तुम्हारा काम हो गया, अब रुक जाओ। हुमायूं कबीर तैयार बैठे हुए थे कि अब तो हम बड़े नेता हो रहे हैं, और उनको शायद यह भी एक भ्रम होगा कि हम इसके आधार पर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना सकते हैं। हालांकि यह बड़ा कठिन है, क्योंकि ममता से ज्यादा मुसलमान कौन होगा, ये मतलब पश्चिम बंगाल में तो ये सामान्य सी बात है कि जब फुरफुरा शरीफ के उसके जो भी प्रमुख हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, तो जब वो नहीं हो पाए तो फिर कोई और क्या होगा। हुमायूं कबीर अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत पाएंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो विधायक बन पाएंगे क्या? और इसका ये भी एक मतलब हुआ कि पार्टी के भीतर अभी उस तरह से उनको लेकर कोई वो भाव नहीं था, वरना वो उस स्थल पर तक क्यों पहुंच पाते। इसको भी तो जरा समझिए ना। अगर वो रैली स्थल पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वो पार्टी में थे। हाँ। लेकिन अब लगा कि अब रेड लाइन ज्यादा हो गई, वो मैंडेट जो था उसको क्रॉस कर रहे हैं, उसका नुकसान हो रहा है, कहीं मुस्लिम के चक्कर में, बाबरी के चक्कर में हिंदू पोलराइजेशन ना हो जाए, तब जाकर ये ममता बनर्जी, डर था ना ममता बनर्जी, बिल्कुल यही डर, इसके अलावा और कोई इनके बयानों से उनको खतरा हो रहा, खतरा मतलब एंटी पोलराइजेशन हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा ये भी देखें, वो आदमी ऐलान कर रहा है कि मैं अलग पार्टी बना रहा हूं और मैं 130 सीटों पर ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार दूंगा। अभी तक ममता बनर्जी की पार्टी ने इनको निकाला नहीं है पार्टी से, अभी सस्पेंड ही किया हुआ है। अब जो कह रहा है कि मैं आपके खिलाफ उम्मीदवार दूंगा। वैसे ममता बनर्जी खुद आज मुर्शिदाबाद में जो रैली कर रही हैं, और वहीं से उन्होंने हुमायूं कबीर को निकालने का भी ऐलान कर दिया, और हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि मैं यहां बाबरी मस्जिद की नींव रखूंगा। आज ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ एक्शन तो ले लिया, अब सवाल यह है कि क्या हुमायूं कबीर उनको कुछ डैमेज करने का दम रखते हैं। ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर अभी इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। उनका सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का अभी तक एसआईआर ही है। सबसे पहले उन्होंने बांग्लादेश से आने वाले हिंदू दलित समुदाय, मतुआ समुदाय के इलाके में रैली की थी, फिर कल वो मालदा गई थी, और आज वो मुर्शिदाबाद में रैली कर रही हैं। तीनों जगह में कॉमन चीज क्या है? बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए बड़ी तादाद में होंगे। इसमें मतुआ समाज के लोगों को घुसपैठिए की कैटेगरी में नहीं माना जाता, वो भारत में शरणार्थी की हैसियत से रहते हैं, और उनमें से बहुतों को नागरिकता दी जा रही है। ममता बनर्जी को यह भी खतरा है कि यह समाज पिछले चुनाव में काफी हद तक बीजेपी के साथ चला गया था। अब इनको जब नागरिकता मिल रही है तो जाहिर उनको और ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद है बीजेपी को। ममता बनर्जी को एक खतरा दिखाई देता है, इसलिए वो मतुआ समाज पर भी कंसंट्रेट कर रही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी 9 दिसंबर को कूच बिहार में एसआईआर के खिलाफ रैली करेंगी, और 2 दिनों में 2 रैलियां लगातार वो क्यों कर रही हैं, मालदा और मुर्शिदाबाद में अपना जोर क्यों दिखा रही हैं, इसकी वजह भी समझिए। मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों मुस्लिम बहुल इलाके हैं। मालदा में मुस्लिम आबादी 51% है, मुर्शिदाबाद में मुसलमानों की संख्या है 66% से ज्यादा। मालदा में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं, जिनमें टीएमसी पिछले चुनाव में 7 जीती थी। मुर्शिदाबाद में विधानसभा की 22 सीटें हैं, इनमें टीएमसी के 20 विधायक जीत करके आए थे। कूच बिहार इलाके में मुस्लिम आबादी 25% है, यहां 9 सीटें आती हैं, और पिछली बार टीएमसी को 2 ही सीट मिली थी। यहां बीजेपी का स्कोर बहुत अच्छा था, इसलिए ममता बनर्जी एसआईआर के बहाने मुस्लिम समुदाय को जो है वो एक तरीके से एकजुट करना चाहती हैं। ये तुम्हारे अस्तित्व पर खतरा है। मतुआ समुदाय को भी वो यही पिच कर रही हैं कि तुम में और घुसपैठियों में कोई फर्क नहीं करेंगे बीजेपी वाले। ये एसआईआर में उनका भी नाम काटेंगे तो तुम्हारा भी नाम काटेंगे, तो तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा कोई भला करने वाली है केंद्र की मोदी सरकार। तो ये सारी बातें एक बार ममता जी की बात भी आपको मैं सुना देता हूं। एसआईआर पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने के पीछे अमित शाह का दिमाग है। अमित शाह किसी भी कीमत में बंगाल पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। बंगाल में एसआईआर करवाकर बीजेपी ने अपनी कब्र खोदने का काम किया है। बिहार और बंगाल एक जैसे नहीं हैं। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है, लेकिन वो बंगाल नहीं जीत सकते। केंद्र सरकार को कोई हक नहीं है कि बंगला बोलने वालों को बांग्लादेशी घोषित कर दिया जाए। सरकारेर क्षमता दखल करार जन्य। तो पहली बात कर लेते हैं, 2 अलग अलग बातें आ गई। ममता बनर्जी को एसआईआर से प्रॉब्लम, मतलब मुस्लिम वोट की चिंता है, और हुमायूं कबीर का प्रकरण भी उसी के अंदर आ जाएगा। प्रोफेसर साहब, पहले हुमायूं कबीर क्या कुछ नुकसान इनका चुनाव में कर सकते हैं, या ये बाबरी मस्जिद प्रकरण ज्यादा नुकसान कर रहा था? आपने ठीक किया हमको चेता करके कि आप जरा प्रोफेसर साहब कंसंट्रेट कीजिए। हम हर्षवर्धन जी पर ज्यादा ये वो जो नोटी बॉय होते हैं क्लास वाले नहीं, जब से ये है ना, मैं उन्हीं पर ज्यादा कंसंट्रेट हो गया हूँ। बहरहाल देखिए, ये बात तो एक चीज़ बहुत साफ साफ दिखता है, जैसा कि मुर्शिदाबाद का आपने दिखाया, मालदा का दिखाया, और कूच बिहार का है। ये सब वो इलाके हैं जहाँ बांग्लादेशी बहुत बड़ी घुसपैठ है। एक निष्कर्ष मोटा मोटी निकाल सकते हैं कि ममता बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण महिला हैं जो मुसलमानों की नेता हैं। दरअसल वो मुस्लिम पार्टी हो गई है
जिसका वो एक हिंदू के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। जिस रूप से उन्होंने पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बचाव किया है, जिस प्रकार से घुसपैठियों को वहाँ व्यवस्था दी है, मुझे लगता है कि ये देश के साथ बहुत अन्याय किया उन्होंने। कोई भी व्यक्ति जो देश के साथ, जिसे लगता है कि देश महत्वपूर्ण है, देश सुरक्षित रहना चाहिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर हों। अब रही बात, क्या ऐसा उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए किया है? ये बिल्कुल सही है। उनको लगता है, देखिए पश्चिम बंगाल की घटनाएं तो घटी ही हैं, साथ में जो बांग्लादेश में घटनाएं घटी हैं, जो जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ है, वहाँ की जमात और वहाँ की जो रेडिकल इस्लामिक ताकतें हैं, घुस करके वहाँ के हिंदुओं को मारा है, पीटा है, रेप किया है, भागने पर मजबूर किया है, उसका असर बंगाल की राजनीति में आपको देखने को मिलेगा। इस बार ऐसा लगता है कि बंगाल के अंदर छोटे छोटे समूहों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर हरि कीर्तन, भजन संध्या, इस प्रकार की चीजें जो है वो पहले बंगाल में इस प्रकार की चीजें नहीं देखी जाती थी। लेकिन हिंदुओं में एक नया नवजागरण आया है और बंगाल के हर गली मोहल्ले, हर जगह पे जहां पर हिंदू बहुल है, हिंदू डोमिनेटिंग स्थिति में है, वहां पर ये खुल करके चीजें अब लोग सामने आकर के करना शुरू गए। ममता बनर्जी को यह डर है कि जो बांग्लादेश में हुआ उसके कारण जो पश्चिम बंगाल का हिंदू जो है वो चिढ़ा हुआ है, उससे दुखी है, उससे क्रोधित है, उसमें एक आवेश है, कहीं उसका प्रस्फुटन जो है वो बंगाल की राजनीति पर न पड़े। ये उनके दिमाग में जरूर चल रहा है। मतलब मुस्लिम वोट एकजुट रहे, मेरा हिंदू एकजुट ना होकर दूसरी तरफ चला जाए। अच्छा, इसमें आपने बांग्लादेश भी याद दिला दिया। ये सब बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने के बाद जितना कट्टरपंथी तबका वो उठ के आया और हिंदू समाज वहां जितना प्रताड़ित किया गया और वो खुलकर वहां पर अब अपने हकों के लिए सड़कों पर भी उतरना, ये सब भी तो बंगाल के लोग देख ही रहे हैं ना। तो सेंटिमेंट तो जो है वो अलाइन होता ही है, जुड़ता ही है उसके साथ। और ये मतवा समुदाय की आबादी आप कितना समझते हैं? 7-7.5 करोड़ जितने भी वोटर बंगाल में निकलेंगे, माना जाता है कि 80 लाख से 1 करोड़ के बीच बांग्लादेश से आने वाले हिंदू वहां पर बसे हुए हैं बंगाल के अंदर। वो एक बहुत बड़ा तबका है और वो बीजेपी की तरफ झुका हुआ भी है। ये ममता जी की दूसरी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बीजेपी की तरफ से इसमें कल क्या खबर आई वो बता देता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अपने सारे बीजेपी सांसदों से संसद भवन में अपने कार्यालय में मुलाकात की है। तस्वीर आप देखिए। अब ये पता चल रहा है कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से राज्य में मेहनत करने को तो कहा ही, उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि बंगाल में हम ये चुनाव हर हाल में जीतें। इस दौरान सांसदों से राज्य में बीजेपी के अभियान के बारे में उन्होंने फीडबैक लिया, ग्राउंड पर क्या चल रहा है। और बंगाल बीजेपी सांसदों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग बहुत आगे अब बढ़ चुके हैं, अब पीछे नहीं हटना है। राज्य में सत्ता के खिलाफ लड़ाई को हमें जारी रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसदों को यह भी सलाह दी कि जो एसआईआर का अभियान चल रहा है, इसको सरल पारदर्शी तरीके से आप जनता तक पहुंचाइए। उनको यह मत बताइए कि इसमें किसका वोट कटेगा, किसका जुड़ेगा, यह आपका काम नहीं है, वो चुनाव आयोग कर रहा है। आप सिर्फ उनको इतना बताइए कि एसआईआर जरूरी क्यों है और उनको यह भरोसा दीजिए कि एसआईआर बड़े सरल तरीके से हम करेंगे, आपके ऊपर कोई परेशानी नहीं आने वाली है। यह संदेश बूथ बूथ पर आप जाकर के दीजिए। और पहले भी वो एक बार कह चुके हैं कि आप बंगाल का चुनाव जीत रहे हैं, इस मन के साथ जमीन पर जाकर के काम कीजिएगा। तो बीजेपी को सच में लग रहा है कि इस चुनाव में 15 साल के बाद ममता शासन वो उखाड़ फेंकने में कामयाब हो सकती है। समीर जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार लग रहा है, और बिहार का जो चुनाव परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिला है नीतीश कुमार के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बिहार में इतना बेहतर कर सकते हैं और बंगाल में जब हम 3 से 77 पर पहुंच सकते हैं और लोकसभा में हालांकि ठीक है कि 2019 की तुलना में 2024 का लोकसभा चुनाव जीते तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। 12 सीटें जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, 29 सीटें टीएमसी की रही है, तो लोकसभा में जरूर झटका लगा है बंगाल के अंदर। लेकिन पार्टी को लग रहा है कि ममता बनर्जी जो 2011 से लगातार बंगाल के मुख्यमंत्री और 15 साल होने को जा रहे हैं, 15 साल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी है, जिस तरीके से करप्शन वहाँ पर बढ़ा है, कई मंत्री उनके जेल में चले गए, जिस तरीके से
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रही है कि वहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं रहा। तो इन सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख अख्तियार करने वाली है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो सांसद है, जिसमें लोकसभा के सांसद भी थे और राज्यसभा के सांसद थे, उनके साथ बैठक में कहा है कि भाई सेशन के बाद आपको अब पूरा समय बंगाल में रहना है और आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी विधानसभा सीटें आती है और वहाँ जितने बूथ है वहाँ पर आपको मॉनिटर करना है। और ये एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी उन्होंने बात की कि भाई क्या आपकी जो टीम वहां पर है, आप तो यहाँ दिल्ली में हो, लेकिन आपकी टीम वहां एसआईआर पर किस तरीके से काम कर रही है। उन्हें वहां पर बताया कि आप तो संपर्क में रहिए, तमाम सरकार के जो एंटी ममता के जो है इश्यूज है उनको आप वहां पर कैसे उठा सकते हो, जनता के बीच में आप संपर्क में रहिए। प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं रही है बंगाल में जो पहुंचाई गई है उसका आप जिक्र कीजिए, कौन कौन सी योजनाएं नहीं पहुंचा रही ममता बनर्जी आप उसका जिक्र कीजिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि हुमायूं को लेकर जो चल रहा है कि इसको टीएमसी ने निकाला। अभिषेक बनर्जी पिछले 4 दिन से उससे संपर्क में थे और अभिषेक बनर्जी का ये कहना था कि भाई 6 दिसंबर का ये मामला है और ममता बनर्जी अभी मुर्शिदाबाद में रैली करने वाली है। उसके पहले आप ये बयान दे देना कि 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का भूमि पूजन या जो रखने का प्लान कर रहे हैं उससे वो वापस लेते हैं। अब इनका कोई प्लान नहीं है, इसके लिए वो तैयार नहीं हुए। मुर्शिदाबाद में तो वैसे भी 22 में से 20 सीटें टीएमसी जीती है, 19 सीटें तो मुसलमानों की है। और यह कहा जा रहा है कि ये अभी ओवैसी के साथ संपर्क में और इस बात की संभावना है कि ओवैसी और ये मिलकर बंगाल में मुस्लिम सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी के साथ इनके बातचीत होने की खबर अभिषेक बनर्जी को थी, उन्होंने उस पर इनसे स्पष्टीकरण भी मांगा था और ये कहा था कि इस तरीके से आप गतिविधियां करके पार्टी की छवि ओवैसी के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, ओवैसी से बातचीत भी है और ओवैसी के साथ ये जा सकते हैं और ओवैसी के साथ मिलकर मुस्लिम बहुल सीटों में 35-40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की कोशिश करेंगे। सर, अब बंगाल की में आखिरी कमेंट आपका, क्या वाकई ये कोई मुस्लिम वोट डैमेज कर सकते हैं? ओवैसी आ जाए बंगाल में, चुनाव तो वो लड़ेंगे ही इनके साथ, अगर उनका कुछ हो भी जाता है अलायंस तो एक बात ही। दूसरा मैं ये समझना चाहता हूं, पिछले साल ही तो मोदी के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नुकसान हुआ था, तो एक साल में ही और राज्य के चुनाव में आज बीजेपी बड़ी बम दिखाई देती है कि नहीं इस बार तो हम पलट देंगे सब। नहीं, नुकसान केवल सीटों में हुआ था। जी, वोट में अगर आप देखेंगे तो 2021 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच वोट का जो अंतर था वो 60,63,807 था और लोकसभा चुनाव में केवल रह गया है 33,73,032 वोट। तो इतने के बावजूद आप समझिए कितना टक्कर रहा होगा, लगभग आधा वोट मतलब घट गया था। तो ये वोट का अंतर उतना ज्यादा नहीं था, सीट का अंतर हो गया था, ये है। दूसरी बात है कि देखिए, ममता बनर्जी को इस समय मुस्लिम वोटों से ज्यादा हिंदू वोटों की चिंता है। ममता बनर्जी को मालूम है कि इन परिस्थितियों में मुसलमान हमको वोट देने वाले हैं। आपने देखा उन्होंने कैसे वक्फ पर अपना स्टैंड बदला हुआ था और उनको पता इस समय क्या है कि ये जो उत्तर 24 परगना जिला है, दक्षिण 24 परगना जिला है, नदिया है, कुछ बिहार है, हुगली है, जहां की मथुआ समुदाय की आबादी है, कोई 1 करोड़ कह रहा है, कोई 1 करोड़ 20 लाख कह रहा है। 40 सीटों पर उनका प्रभाव प्रत्यक्ष माना जाता है, 20 पर अप्रत्यक्ष प्रभाव है। तो वहां बीजेपी, संघ और ये सब मिलकर उनके नागरिकता के फॉर्म भरने का अभियान चला रही है। लगातार वहां मीटिंग हो रही है, लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसको ममता बनर्जी ने कहा कि हम यहां लागू नहीं होने देंगे। मुझे इस बात का संदेह है कि अभी हो सकता है कि वो नागरिकता संशोधन कानून को भी स्वीकार कर लें, लागू करने की बात कर दें, क्योंकि उस क्षेत्र में 3 किलोमीटर उन्होंने यात्रा की है और 3 किलोमीटर पिछले दिनों उत्तर 24 परगना में यात्रा की है। कहा कि किसी को यहां भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग वहां से आए हो लेकिन एसआईआर में हो सकता है। तो एसआईआर के पहले ये सब एक सर्टिफिकेट जारी कर रही है सरकार उनको, और कि नहीं नहीं इन्होंने एप्लीकेशन जारी किया हुआ है, इतने समय से यहां रह रहे हैं। तो यहां उस समय बीजेपी और हिंदू समर्थक संगठनों के बीच और ममता बनर्जी के बीच यहां जबरदस्त टसल चल रहा है, आमने सामने हो रहे हैं, कई बार धरना प्रदर्शन में आमने सामने आ जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के सामने इस समय समस्या पैदा हुई है, खासकर मुर्शिदाबाद की घटना के बाद जो हिंदू वहां से पलायन कर गए हैं। अब तो 2 सीट जो भी समीर जी बता रहे थे, जब हिंदुओं को मार के जला के भगा दिया है तो वहां क्या स्थिति होगी। तो इस समय उनको केवल इससे प्रॉब्लम था कि हुमायूं कबीर बात नहीं मान रहा है लगातार करने पर, इससे हमारा जो हिंदू वोट इस समय कट सकता है भयानक रूप से, तो वो हमारे लिए आगे समस्या पैदा। सवाल ये, बीजेपी वहां जीत तब तक नहीं सकती जब तक हिंदू वोट उसको कंसोलिडेटेड ना मिले। बांग्लादेश की घटना, मुर्शिदाबाद की घटना, एसआईआर, सीए, जो मर्जी कह लें, क्या वो काम हो रहा है जो पिछले चुनाव में नहीं? एसआईआर में तो देखिए करीब 2100 ऐसे बूथ हैं जहां एक भी मतदाता के नाम नहीं कटे। अब वहां दूसरे ढंग से, जैसे वहां पोल रिगिंग हो रही है, होती थी, वैसे एसआईआर रिगिंग होने लगी है।
2108 बूथ की रिपोर्ट ऐसी है कि न कोई वहां से मरा है, न कोई नया नाम जुड़ा है। वही करीब 2100 या 2200। वो जो एक परिस्थिति पैदा हुई है वो एसआईआर का, चूंकि इन लोगों ने पहले लड़ाई लड़ी है, अब वहां की प्लानिंग वैसे चल रही है, तो वो बीजेपी के लिए एक खतरा पैदा हो सकता है कि ममता बनर्जी रिगिंग के कारण, पोल रिगिंग वहां वैसे ही साइलेंटली होती थी, ये हो रही है। आप कह रहे हैं एसआईआर रिगिंग हो रही है, एसआईआर रिगिंग है। इसकी शिकायत हमने आपको कल बताया था, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की भी है। एसआईआर पर तो एक चीज जरूर मैं बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, अपने कार्डर्स को और जो अधिकारी हैं उनको डायरेक्ट करना चाहिए। वो सुस्त बैठे हुए हैं। हैरानी की बात है कि जो मंत्री बैठे हुए हैं, मैं तो हैरान होता हूं कि क्या ये मान करके चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्डर चूंकि उनको वोट दे ही देता है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। पार्षद हो, मंत्री हो, विधायक हो, निकम्मों की तरह बैठे रहते हैं। हम आपको बता रहा हूं, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूं। बंगाल में गलत है, बंगाल में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। मैं दिल्ली रिपोर्ट आ रही है सर बंगाल से। मैं उत्तर प्रदेश को देख करके हैरान हूं कि मतलब उनको लगता है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, ये जाएंगे कहां स्वयं सेवक। सर आगे बढ़ते हैं। यूपी बंगाल में अंतर बीजेपी या किसी पार्टी का सवाल नहीं है। जिस उद्देश्य से आप इतना बड़ा अभियान कर रहे हैं, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, चुनाव का मुद्दा बना है, कम से कम वो एफिशिएंटली और पारदर्शी तरीके से होना तो चाहिए, वरना उस एक्सरसाइज का मतलब ही क्या रह कठिन है बंगाल में। अरे झारखंड में जो चल रहा है वो भी आपको बता दूं, क्योंकि झारखंड और बंगाल जुड़ा हुआ भी है, सीमा से भी जुड़ा है, और कुछ ना कुछ राजनीतिक हवा जो है वो भी दोनों राज्यों के आसपास एक दूसरे राज्यों में जाती है। आज से वहां पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, शुक्रवार से हो रहा है इनफैक्ट कल से, और उससे एक दिन पहले दोपहर 1 बजे स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और आरजेडी के विधायक ये सब शामिल होंगे। और झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उस भूमि घोटाले से संबंधित ईडी के केस में एक बड़ी राहत भी दे दी है, जिसमें वो जेल गए थे। अब इस केस में उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में खुद पेश नहीं होना होगा, उन्हें पर्सनल पेशी से छूट मिल गई, मतलब उनकी जगह वकील जा सकता है। अच्छा, अब चर्चा ये थी कि वो दिल्ली में रुके हुए थे 3-4 दिन, तो दिल्ली में उनकी बीजेपी वालों से मुलाकातें चल रही थी। ये खबरें आपने खूब सुनी, कल भी हमने कहा था, इसकी बात की थी, और ये था कि क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार बना सकते हैं और कांग्रेस को, आरजेडी को छोड़ सकते हैं। तो ऊपर से देखें तो बीजेपी भी इस खबर को से डिनाई कर रही है और जेएमएम भी इससे इनकार कर रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह बातचीत हो रही है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं कि यह बातचीत हो रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। किस स्तर पर हो रही है, कोई बड़े नेता से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल निटी ग्रिटी की हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो इन संभावनाओं को तलाश रहे हैं। दोनों ही पार्टियां इस संभावना के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ आ सकते हैं। अब बीजेपी को यह सुहाता है कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन से पहले हो जाए, तो जो जनजातीय वोट है उसमें उसको कुछ फायदा भी मिल सकता है, तो उसकी कोशिश ये होगी। हेमंत सोरेन हो सकता है कि अपना थोड़ा समय ले ले, लेकिन दोनों को इसमें पॉजिटिव दिखाई देता है। हेमंत सोरेन को फंड्स चाहिए अपनी स्कीमों के लिए, केंद्र की मदद उनको उसकी बहुत जरूरी है, और बीजेपी को लगता है कि अपने दम पर हम क्या अगले चुनाव में भी अपना मुख्यमंत्री बना पाएंगे। अभी तो 4 साल बचे हैं, क्यों नहीं एक सरकार हम ऑपोजिशन से ले भी लेंगे और अब उसमें हम साझेदार भी हो जाएंगे। ये सब जब हो रहा था तो कल कांग्रेस पार्टी एक्टिव हुई, और केसी वेणुगोपाल जो उनके संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर, और उन्होंने लिखा कि मेरी खुद हेमंत सोरेन से बात हुई है और ये सारी खबरें जो हैं बिल्कुल अफवाह हैं, ये बीजेपी समर्थक वर्ग जो है इन खबरों को उड़ा रहा है, हवा दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हेमंत जी ने मुझे भरोसा दिलाया है और वो अपोजिशन के साथ बने रहेंगे, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। पहली बात तो कांग्रेस को रिएक्ट करना पड़ा। अब पता नहीं कितने दिनों के बाद तो केसी वेणुगोपाल जी ने हेमंत जी को फोन लगाया होगा। अभी लगाया होता बिहार के चुनाव में तो नाराज ही नहीं होते वो। खबर ये थी कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी से बात करना चाहते थे हेमंत सोरेन की, जब उनको 2 सीटें भी नहीं दी जा रही थी, लेकिन बात नहीं हो पाई थी उनकी राहुल गांधी से। एनीवे, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि वो ये हो ना हो, लेकिन बात हो रही है बीजेपी के साथ उनके। सर, आप कल नहीं थे चर्चा में, आपके पास क्या खबर है? नहीं, देखिए, वो लंबे समय से आ रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके पास उनकी श्रीमती जी वो आए थे कि हमको इस केस से मुक्ति दिला दीजिए। उनके यहाँ अभी राज्यसभा का भी अप्रैल में चुनाव है, राज्यसभा की सीट भी ऑफर कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता है केस से हमको किसी ढंग से मुक्ति मिल जाए, नहीं तो हमारी राजनीतिक जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो मिले हैं, उनके पिताजी की मृत्यु के बाद राजनाथ सिंह जी वहाँ गए थे और गले मिले थे, उनके पारिवारिक संबंध है तो आके वो मिल रहे हैं। लेकिन केसी वेणुगोपाल की हैसियत क्या है? केसी वेणुगोपाल बिहार में क्यों नहीं मना लिया? हेमंत सोरेन क्यों नहीं खंडन कर रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वहां की जो
इनकी बातचीत हो रही है, ये चाह भी रहे हैं कि गठबंधन हो जाए, लेकिन क्या बीजेपी नेतृत्व भी चाह रही है? आपने तो विश्लेषण कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर के बहुत मतलब रिजर्वेशन है कि हमारा उनका कई खासकर जो संथाल परगना वो वोट है, दोनों एक है। हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध उससे लड़ाई लड़ी है, लंबे समय से हमारी लड़ाई रही है। हम इस समय सरकार में जाके उनके साथ क्या करेंगे, तो वो उसमें वो समस्या वहां आ रही है, वो उसके अलावा। लेकिन मिल रहे हैं ये, लेकिन मिलने के पीछे देखिए झारखंड की वित्तीय स्थिति इस समय बहुत खराब है। इन्होंने जब महिलाओं के लिए मंथली घोषित किए वो ये नहीं दे पा रहे हैं, कई योजनाएं ये लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो झारखंड में बीजेपी के अलावा, सरकार के अलावा इस समय कोई मदद कर नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। तो वो उनके इस समय जो आप भी कंफर्म कर रहे हैं ना, ये बातें हो रही हैं, मतलब नहीं, ये तो कनेक्टेड है ना? नहीं, ये लगभग ये पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं। अब इस पर आगे हम लोग और बात कर लेंगे।